मॉर्निंग दोस्तों, मैं ललित वैरागी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से संबंधित टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में दोनों में ही यहाँ से प्रश्न आते हैं। और वह टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। आज हम इस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्यों को कवर करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक मोटिवेशन कोट्स के साथ, जिसका नाम है कि डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। आज आप अपने दोस्तों से अलग हटकर दिन रात मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, तो कल आप निसंदेह अपने दोस्तों से अलग ही निकलोगे। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निकलोगे। ठीक है, तो हमें अपने आज को बेस्ट बनाना है और इसी बेस्ट बनाने के क्रम में आज की हमारी जो वीडियो है वह है मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश के पर्वत समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि आखिरकार पर्वत होते क्या हैं। देखिए, मैं आपको बस एक डायग्राम बना रहा हूं और इसी डायग्राम से आप पर्वत की पूरी परिभाषा समझ जाएंगे। क्या है भैया, ये धरातल है। ठीक है, इस धरातल से ये भाग ऊपर उठा हुआ है और प्राकृतिक रूप से, ऐसा नहीं मनुष्य ने उठाया, प्रगति के द्वारा प्राकृतिक रूप से उभार है, ऊपर उठा हुआ भाग है। तो पहली बात मैंने क्या बोली कि जो पर्वत होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उठा हुआ या ऊंचा भाग होता है। दूसरा, आप इसका शिखर देखिए, ये शिखर कैसा है, सकरा है ना। ठीक है, तो इसके शिखर भाग कैसे होते हैं, सकरे होते हैं और इसके जो ढलान होते हैं वो अत्यंत तीव्र होती हैं। तो तीन बातें मैंने बोली कि ऐसे स्थलखंड जो पृथ्वी की धरातल से ऊपर उठे हुए हो। दूसरा, जिनके शिखर भाग शिखर भाग कैसे हो, सकरे हो और जिनकी ढलान जो हो वो अत्यंत तीव्र हो, इनको पर्वत कहते हैं। साथ ही साथ इनमें एक चीज और हमको ऐड ये करना है कि इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 900 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। तो ऐसे भागों को दोस्तों क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो पर्वत या पहाड़ी पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ वे भाग जिसका शिखर कैसा रहे, सकरा रहे, जिसकी ढाल तीव्र रहे और जिसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1000 मीटर तक हो, तो इसको हम पर्वत कहेंगे। पर्वत जो होते हैं लगातार समूह के रूप में होते हैं और पर्वतों के कुछ प्रकार आप देख लीजिए, जैसे कि बलित पर्वत, भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन, होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, परंतु हम 5 प्रकार भी पढ़ते हैं जिनमें अपशिष्ट पर्वत भी आते हैं। तो कौन कौन से हो गए, बलित पर्वत, भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन। देखो, जो हमारा हिमालय है वो बलित पर्वत का उदाहरण है, जो हमारा सतपुड़ा है वो भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। होस्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अपशिष्ट पर्वत के रूप में हम अपनी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखेंगे। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, देखिए बलित पर्वत की अगर बात करें तो इसको समझने के लिए आपको चाहिए 2 प्लेटें। ठीक है, मान के चलो ये दोनों प्लेटें हैं, भूखंडीय प्लेटें हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी धरातलीय प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक प्लेट कुछ इस प्रकार नीचे धंस जाएगी। ठीक है, एक प्लेट नीचे धंस जाएगी और इनके वो जो चट्टाने हैं, धरातलीय चट्टाने, उनमें क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मोड़ पड़ जाएगा, बलन पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो उभरा हुआ भाग होगा चट्टानों के मोड़ पड़ने से, चट्टानों में बलन पड़ने से, इस उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। चूंकि इसका निर्माण मोड़ पड़ने से या बलन पड़ने के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसको बलित पर्वत कहते हैं। तो बलित पर्वत क्या होते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब चट्टानें आपस में टकराती हैं
तो चट्टानों में क्या पड़ता है, चट्टानों में मोड़ पड़ता है, चट्टानों में बलन पड़ता है, और ये चट्टानें एवं मोड़ क्या होते हैं, उभर जाते हैं पृथ्वी के धरातल पर। इन्हीं को बलित पर्वत का नाम दिया जाता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो आपने हिमालय देखा होगा भारत में, ये पूछा भी जाता है हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है। वो क्यों है, क्योंकि हिमालय इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट कुछ इस प्रकार जा रही थी, जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई थी मध्य प्रदेश में, जब हम गोंडवाना लैंड का पढ़ रहे थे, और यहाँ पे थे यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में टकराई और यहाँ पे जिसका निर्माण हुआ वो किसका निर्माण हुआ, वो निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आल्पास, यूरोप में आल्पास है, तो आल्पास भी जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिकी रोकी, मतलब रोकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, वो भी बलित पर्वत का उदाहरण है, और एंडीज पर्वतमाला भी बलित पर्वत का उदाहरण है। अब बलित पर्वतों के बारे में खास बात यह है कि दुनिया के जो सबसे बड़े और जो ऊंचे पर्वत हैं वो युवा मोड़दार पर्वत या नवीन बलित पर्वत ही माने जाते हैं। तो ये था बलित पर्वत। बस आप इतना समझ लिए कि बलित पर्वतों का जो निर्माण है वो दो प्लेटों के आपस में टकराएंगी, उस पर क्या होगी, धरातल पे जो है वो मोड़ आ जाएगा, उसमें बलन पड़ जाएगा, और जो बलन पड़ेगा उसी के द्वारा जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा उसी को हम बलित पर्वत कहते हैं। ब्रंसोत या ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं, तो देखो ब्रंसोत या ब्लॉक माउंटेन को समझने के लिए ये आप एक डायग्राम लीजिए, है ना। ये मान के चलो इसमें क्या है, दरार पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, हाँ ये देखिए, ये एक मान के चलो चट्टान है, इसमें जो दिख रही है ये है दरारें, दरार को बोलते हैं भ्रंश, ठीक है। अब क्या होगा, इन दरार पड़ गई तो इस दरार के कारण ये भाग नीचे आ जाएगा, तो जब ये भाग नीचे आएगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो ये ऊपर उभरे हुए जो आपको भाग दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो साइड वाले किनारे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, परंतु बीच वाला भाग कैसा हो गया, नीचे धंस गया है। तो जो नीचे वाला जो भाग नीचे धंसा है इसे बोलेंगे भ्रंश घाटी। इसको क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी, क्योंकि भ्रंश के कारण इसका निर्माण हुआ तो इसे बोलेंगे भ्रंश घाटी, और इसी भ्रंश घाटी से हमारी नर्मदा नदी बहती है। और साइड वाले जो किनारे हैं, ये जो साइड वाले किनारे हैं इनको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत। सतपुड़ा जो है वो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत का ही उदाहरण है, ठीक है। अगर ये भाग ऊपर उठ जाए, नीचे धंसने के बजाय ऊपर उठ जाए तो ये ऊपर मेज के समान प्रतीत होगा, ऊपर उठा हुआ, तो इसको हम होस्ट पर्वत का नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, हम इसको बोलेंगे होस्ट पर्वत, ठीक है। तो यदि नीचे बीच वाला भाग नीचे जद जाए और साइड के भाग अपने स्थिर रहें और ऊपर उठे उठे हुए प्रतीत हो तो उनको हम ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। जबकि यदि बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए, मेज के समान उड़ जाए, टेबल के समान उड़ जाए, तो उसको हम होस्ट पर्वत का नाम देंगे, ठीक है। ये देखिए, जो चट्टाने में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग कहां धंस जाता है, मध्य भाग नीचे धंस जाता है, तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं, इन्हें ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बासिस जर्मनी का, बासिस फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का और सोल्ट रेंज पाकिस्तान का। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि जियोग्राफी की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बास जेस है वो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सोल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्या है, देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है धरातल पे, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी लावा के जमाव से जो पर्वत निर्माण होगा, ज्वालामुखी जवाब से जो पर्वत का निर्माण होगा हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे ज्वालामुखी पर्वत बोल देंगे। क्योंकि ज्वालामुखी से किसका उद्गार होता है, लावा का उद्गार होता है। लावा परत दर परत जमता जाएगा और एक ऊंची संरचना प्राप्त कर लेगा कुछ इस प्रकार। तो ये जो संरचना होगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर निकलने वाले लावा के उद्गार के जमाव से होता है, जैसे कि म्यांमार का माउंट पोपा, मोना लोआ और वेसुवियस ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। वहीं पर अपशिष्ट पर्वत की बात करें तो अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण चट्टानों के अपक्षय अपरदन से होता है। जैसे चट्टानें होती हैं, अब क्या होगा, साल दर साल बहुत करोड़ों सालों में उसका धीरे धीरे अपक्षय अपरदन होगा और वो क्या कर लेंगे, वो नुकीले शिखर वाली एक संरचना बना लेंगे। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पर्वत बोलेंगे। और अरावली जो है वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
अब अरावली के बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। ये दो प्रश्न आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हमारा विंध्याचल मध्य प्रदेश का, ये भी किसका उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो ये आप दो डायग्राम स्पष्ट तरीके से देखिए हमारे इसमें। तो ये आप पहला आप इसको नोटिस करिए, ये जो है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो कि ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। किसका, ब्लॉक माउंटेन का। दूसरा ये आप देख पा रहे होंगे, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। पहला, सतपुड़ा किस पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। अर्थात सतपुड़ा के पास में कोई ना कोई कोई ना कोई भ्रंश घाटी तो जरूर होगी, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि भैया घाटी का निर्माण होता है। तो नर्मदा घाटी दोस्तों सतपुड़ा के उत्तर में स्थित है, और नर्मदा नदी के दक्षिण भाग जो है वो क्या कहलाता है, सतपुड़ा कहलाता है। तो बस आप पहले लोकेशन अच्छे से देखिए। मैं लोकेशन मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार जारी है, और सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है उसे हम राजपीपला कहते हैं। पहली बात आप ये याद रखिए कि सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है हमने उसको बोला राजपीपला। अब ये राजपीपला से चलिए और आप आइए यहां तक बुरहानपुर दर्रे तक। कहां तक आइए आप, बुरहानपुर दर्रे तक आइए। और बुरहानपुर दर्रे तक जब आप आओगे तो आप इस भाग को क्या बोलोगे, राजपीपला से लेके बुरहानपुर दर्रे तक, तो आप इस भाग को बोलोगे पश्चिमी सतपुड़ा। इसको क्या बोलोगे आप, पश्चिमी सतपुड़ा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि राजपीपला मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर हमें चलना है, कहां तक चलना है, हमें चलना है बुरहानपुर दर्रे तक। बुरहानपुर दर्रे तक जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पश्चिमी सतपुड़ा तक हम पहुंच चुके हैं। फिर बुरहानपुर दर्रे से लेकर छिंदवाड़ा बालाघाट तक आप चलिए तो आपको मिलेगा पूर्वी सतपुड़ा। तो ये जो भाग है वो पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। कौन सा, ये जो भाग है ये पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, जो कि बुरहानपुर दर्रे से शुरू होता है। और ये आप देख पा रहे होंगे अर्धचंद्राकार आकृति में, ये ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति ये आपको दिख रही होगी। ये है अमरकंटक। ये क्या है, अमरकंटक वाली मैकाल श्रेणी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सतपुड़ा तीन भागों में विभाजित है। इसको हमने बोला पश्चिमी सतपुड़ा, इसको हमने बोला पूर्वी सतपुड़ा, ये बुरहानपुर से लेके बालाघाट वाला, और फिर ये डिंडोरी अनूपपुर शहडोल में अर्धचंद्राकार आकृति में हमने जो विभाजित है उसको बोला क्या, मैकाल पर्वत श्रृंखला। क्या बोला, मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सतपुड़ा तीन भागों में विभाजित है तो कुछ गलत होगा क्या, उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये पहला भाग है जिसको हमने पश्चिमी सतपुड़ा बोला, ये दूसरा भाग है जिसे हमने पूर्वी सतपुड़ा बोला, और ये तीसरा भाग है जो कि अर्धचंद्राकार है, इसको हमने मैकाल पर्वत श्रेणी कहा। ठीक है, ये इसका विस्तार यहाँ पे अभी बुरहानपुर दर्रे पर जरूर रुकना, क्योंकि बुरहानपुर दर्रे तक ही विस्तार है पश्चिमी सतपुड़ा का। फिर उसके बाद आप बालाघाट तक आना, इधर छिंदवाड़ा बालाघाट तक, फिर आप चलना यहाँ पर अर्धचंद्राकार आकृति में, ठीक है, जिसे हम मैकाल श्रेणी बोलेंगे। अब आप नोटिस करिए विंध्याचल को, विंध्याचल भी तीन भागों में बटा हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये देखिए उत्तरी भाग में है हमारे यहाँ पर। तो आप शुरू करिए कैमूर, भांडेर, क्या शुरू करिए, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। ये क्रम आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा गया कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार बताइए या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार बताइए, तो आपको ये जमाने को मिलेगा। पूर्व की तरफ कौन है, पूर्व की तरफ सर कैमूर है, मध्य में कौन है, भांडेर है, और फिर इधर कौन है, विंध्याचल है। तो आपको लोकेशन अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, और सतपुड़ा में ये आपको दिख रही होगी, ये है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ चोटी, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। ये कहां पर स्थित है, तो ये महादेव श्रेणी में स्थित है। महादेव श्रेणी जो कि किसका हिस्सा है, पूर्वी सतपुड़ा का हिस्सा है।
ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा का हिस्सा है महादेव श्रेणी, इसी को महादेव श्रेणी भी कहते हैं। और इसी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। चलिए देखते हैं हम अच्छे से। और देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम में 2 पर्वत श्रेणियां विस्तृत है। हमने देखा नक्शा में, अभी हमने नक्शे में क्या देखा, दोनों का विस्तार कहां से, ये इधर पूर्व से पश्चिम और ये इधर पूर्व से पश्चिम, तो दोनों का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखली, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, याद रखिए। और विंध्याचल जो है वो किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब सतपुड़ा की बात हम करें तो सतपुड़ा का जो विस्तार है वो 1120 मीटर है। कितना है? 1120 मीटर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये विस्तृत है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है राजपीपला से लेके कहां तक? राजपीपला से लेके मैकाल श्रेणी तक, तो कितनी है कि सर वो 1120 किलोमीटर है। कितनी है? 1120 किलोमीटर है। यदि आप कभी राजपीपला से पैदल चलोगे, कहां तक पैदल चलोगे? आप चलोगे मैकाल श्रेणी तक, तो आपको चलना होगा मेरे दोस्त 1120 किलोमीटर। तो अब आपको याद हो गया होगा कि सर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है, मैं सिर्फ लंबाई की बात कर रहा हूं, वो 1120 मीटर है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई इसकी 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर स्थित है। 900 मीटर स्थित है। तो 2 हमने प्रश्न पढ़े। पहला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो 1120 किलोमीटर है। दूसरा, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर है। विस्तार की बात करें तो 2 मिनट पहले मैंने आपको विस्तार बताया, राजपीपला से लेकर मैकाल पर्वत तक। कहां से? राजपीपला की पहाड़ी से लेकर मैकाल श्रृंखला तक हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के बीच जल विभाजक का काम करती है। किसके बीच? नर्मदा एवं ताप्ती के बीच। चलिए इसे आप थोड़ा सा देखिए। ये देखिए, यहां पर बह रही है नर्मदा नदी। यहां पर क्या बह रही है? नर्मदा नदी। मैंने बोला था घाटी होगी, भ्रंश घाटी होगी। और भ्रंश घाटी का इस वाला जो हिस्सा है वो क्या हैगा? ब्लॉक माउंटेन है। हमारा सतपुड़ा है यहाँ पर, क्या पर इससे सतपुड़ा। और यहाँ पर आप बैतूल के मुल्ताई से यहाँ पर निकल रही ताप्ती नदी। बैतूल के मुल्ताई से कौन सी नदी निकल रही है? ये है ताप्ती नदी। ठीक है, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्या कर रही है? इन दोनों के मध्य विभाजन का काम कर रही है। तो जल विभाजक किसे कहते हैं? जो 2 नदी बेसिनों को, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्रों को अलग अलग करता हो, अभ्य तंत्रों को अलग अलग करता हो, ऐसे स्थलीय भाग को हम जल विभाजक कहते हैं। तो अब आप एक बात मुझे बताइए कि ये सतपुड़ा बीच में है, इसके इस तरफ कौन है? इस तरफ नर्मदा है, नीचे ताप्ती नदी है, और सतपुड़ा ने इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कर दिया है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो सतपुड़ा है वो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यही नहीं दोस्तों, यदि आप नर्मदा घाटी को हटा दें, ये नर्मदा अभ्य तंत्र है, और इस तरफ जो है वो गोदावरी अभ्य तंत्र है महाराष्ट्र में, या प्रायद्वीपीय अभ्य तंत्र है। तो यदि आपसे प्रश्न भी पूछा जाए कि नर्मदा और गोदावरी अभ्य तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है, तो आपका जवाब होगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्या जवाब होगा? कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला गोदावरी और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का काम करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और नर्मदा और ताप्ती के मध्य तो ये जल विभाजक का काम करती है। तो ये प्रश्न आप याद रखिए। चलिए दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका पश्चिम में विस्तार राजपीपला से लेके मैकाल पर्वत तक स्थित है, जबकि यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जल विभाजक का काम करती है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अभी देख क्या ये नर्मदा बह रही है ना। यहाँ पे जो इस श्रृंखला है वो कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे ताप्ती नदी बह रही है, तो जल विभाजक का काम तो कर ही दिया है। और ये नर्मदा नदी की कौन सी में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये काफी फेवरेट प्रश्न रहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो कि महादेव की पहाड़ियों में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। यह प्रश्न अभी मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था।
तो आप मुझे बताइए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका जवाब होगा सर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी? महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये आपको धूपगढ़ की चोटी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये धूपगढ़ की जो आपको चोटी दिख रही है ये वाली, ये 1350 मीटर है, और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? महादेव पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए अब यहां एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है, तो साहब पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। ठीक है, मध्य प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। इस पर याद आपको क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है कि भैया मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो राजपीपला पहाड़ी से लेकर मैकाल पर्वत तक है। दूसरा, ये पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर, जो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। यही प्रसिद्ध है भैया पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और ये आपसे पूछा भी जाएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो आपका जो जवाब होगा वो यही होगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी। अब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को मैंने आपको बताया था कितने भागों में व्यक्त किया गया? 3। राजपीपला से लेकर बुरहानपुर तक पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा बुरहानपुर से लेकर बालाघाट तक, फिर मैकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार भाग में। अब एक एक करके हम तीनों भागों को देखते हैं। ये मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी सतपुड़ा, जिसे बेसिकली हम राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, यह गुजरात तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक फैली हुई है। तो पहला मैं आपको बता चुका हूं कि कहां से कहां तक विस्तार है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक। चौड़ाई कितनी बात करें तो औसतन यहां पर 60 किलोमीटर आपको चौड़ाई मिलेगी। कितनी? 60 किलोमीटर आपको चौड़ाई मिलेगी। प्रमुख भाग की बात करें तो देखो, अब पश्चिमी सतपुड़ा में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? तो पश्चिमी सतपुड़ा में आपको राजपीपला की पहाड़ियां मिल जाएंगी, अकरानी की पहाड़ियां मिल जाएंगी, बड़बानी की पहाड़ियां मिल जाएंगी, बीजागढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो राजपीपला की पहाड़ियां, अकरानी की पहाड़ियां, बड़बानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ और असीरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। आपको ये याद रखना है। कौन कौन सी? राजपीपला। ठीक है, तो जो राजपीपला से आप राज याद कर लीजिए, राज से हो गया राजा, और अखरानी में रानी दिखाए, तो राजा रानी दोनों कहां पर आएंगे? पश्चिमी सतपुड़ा में आएंगे। राजा रानी बानी भी याद कर लीजिए, बड़बानी। ठीक है, तो राजा रानी तो कहां पे रहते हैं भैया? गढ़ में रहते हैं, तो असीरगढ़, बीजागढ़। तो राजपीपला हो गया, अखरानी मतलब राज से राजा, अखरानी में रानी, बड़बानी में बानी, और ये राजा रानी और बानी कहां पर रहेंगे? गढ़ में रहेंगे, अर्थात बीजागढ़ और असीरगढ़। तो ये जो है पश्चिमी सतपुड़ा की प्रमुख श्रेणियां, मतलब प्रमुख यहाँ पे पहाड़ियां हैं। और यहां से कौन सी नदी निकलती? तो बैतुल से निकलती है हमारी ताप्ती नदी। अभी हम लोग पढ़ के आए कि यहां से कौन सी नदी निकलती है? बैतुल से। बैतुल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। विशेष क्या है ये आपको थोड़ा याद रखना है। विशेष ये है कि असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य निमाड़ का मैदान स्थित है। ठीक है, कहां कहां पे? असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य। चलिए मैं अब एक बार दिखा देता हूं आपको मैप में। देखो ये है असीरगढ़ की पहाड़ियां, यहां जा रही नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसका मध्य वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है निमाड़, इसे निमाड़ का मैदान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निमाड़ का मैदान कहते हैं। बस आपको इतना ही समझना था। नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ियों के मध्य जो, अब देखो नदी आएगी तो नदी हमेशा मैदानों का निर्माण करती है, तो ये जो भाग है वो निमाड़ का मैदान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निमाड़ का मैदान हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि असीरगढ़ की पहाड़ी तथा नर्मदा नदी के मध्य निमाड़ का मैदान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये कहाँ? बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में स्थित है। बुरहानपुर से लेकर लगभग बालाघाट तक इसका विस्तार पाया जाएगा। पहली बात, यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी मिलेगी? तो ग्वालीगढ़ श्रेणी। ये आपसे पूछा भी जाता है कि ग्वालीगढ़ श्रेणी किस भाग में स्थित है, तो आपका जवाब होगा पूर्वी सतपुड़ा में।
पूर्वी सतपुड़ा को महादेव श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है और इसी में आपको मिलेगा बैतूल और छिंदवाड़ा का पठार। तो बुरहानपुर दर्रे से के पूर्व में स्थित है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल व छिंदवाड़ा का पठार इसमें सम्मिलित है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा है। अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो पश्चिमी सतपुड़ा था इसकी औसतन चौड़ाई केवल 60 किलोमीटर थी, जबकि पूर्वी सतपुड़ा की चौड़ाई ज़्यादा है। ये चौड़ाई वाला भाग है और इसकी चौड़ाई है लगभग दुगनी 120 किलोमीटर। कितनी? 120 किलोमीटर यहाँ की चौड़ाई है। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो पचमढ़ी के समीप महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ चोटी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये धूपगढ़ चोटी है, ये पचमढ़ी के समीप महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बता दी 1350 मीटर, ये बता चुका हूं। इसमें कोयले के भंडार संचित है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो कोयला क्षेत्र के लिए भी काफी जाना जाता है और संपूर्ण सतपुड़ा का लगभग 50% जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, यहाँ पर साल एवं सागौन वृक्षों की प्रधानता है। ठीक है। और पंचमढ़ी जो है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा भी होती है, पंचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो YouTube चैनल है उस पर भूशास्त्र की जो क्लासेस हैं MPPSC मेंस के लिए वो सुजीत सर द्वारा ली जा रही हैं। लोक प्रशासन एवं प्रबंधन से पूजक पाटन सर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत काफ़ी रोचक तरीके से सुजीत सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है। और प्रमुख आयोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है। उन्हें बताइए कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की तैयारी सारांश एकेडमी के YouTube चैनल से कराई जा रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। अब हम पढ़ते हैं मैकाल श्रेणी के बारे में। मैकाल श्रेणी ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सतपुड़ा का विस्तार है, मतलब पूर्वी भाग में सतपुड़ा का विस्तार है। हमने देखा था साहब ये कौन सी श्रेणी है, ये श्रेणी है पश्चिमी सतपुड़ा, ये पूर्वी सतपुड़ा और अर्धचंद्राकार आकार में हमने देखा था कौन सा? मैकाल श्रेणी। तो जो मैकाल श्रेणी सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। कैसा भाग है साहब? सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसकी आकृति कैसी है साहब? तो इसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। कैसी आकृति है इसकी? अर्धचंद्राकार आकृति है। और इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सही है, अमरकंटक है जो मैकाल श्रेणी में स्थित है। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सर आपने तो बताया धूपगढ़ है। कहां स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर ऊंचाई है सर। तो दूसरी कौन सी है? ये तो हम पढ़ते हैं कि भैया पहली सबसे ऊंची सतपुड़ा की कौन सी है? धूपगढ़ है। दूसरी कौन सी है? अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। दूसरे को कभी याद नहीं रखा जाता दोस्तों, इतिहास उसे ही याद रखता है जो प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है। तो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, हम याद रखेंगे, हम दूसरा भी याद रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। यहां अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा एवं सोन जोहिला नदियों का उद्गम होता है। तो हम जानते हैं भैया कि अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन सा? नर्मदा, सोन और जोहिला, हमारा अमरकंटक। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि जो मैकाल श्रेणी है वो सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। पहली बात साहब इसका आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है अर्धचंद्राकार है। कहां विस्तृत है? तो अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी तो अमरकंटक है, 1064 मीटर, जो मैकाल श्रेणी में स्थित है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से? तो नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का क्या होता है? यहां पर उद्गम होता है। ठीक है। यह था हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश की तो भैया सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और भारत की दूसरी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। तो अब दो बात मुझे बताइए। पहला प्रश्न कि मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दूसरा प्रश्न कि भारत की दूसरी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो पहली कौन सी? अरावली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर स्थित है। अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
किसका उदाहरण? अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो तुलनात्मक रूप से कम होती है। 450 मीटर से लेके 610 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, कितनी? 450 से लेके 610 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और इसे भी हम 3 भागों में विभक्त करके देखते हैं, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। कौन कौन सा? कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है वो सद्भावना शिखर है। कौन सी है? सद्भावना शिखर। ये आपको याद रखना है कि विंध्या, देखो सतपुड़ा की कौन सी है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर है, महादेव पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। कौन सी है? सद्भावना शिखर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत के पूर्व विस्तार को कैमूर एवं भांडेर श्रेणी कहते हैं। मैं अभी मैप में बताऊंगा। और कैमूर भांडेर श्रेणी नर्मदा व गंगा यमुना के मध्य जल विभाजक माना जाता है। अब इन दोनों बातों को आप समझ लीजिए। ये हमारा मैप है, ठीक है। अब इस मैप में आप एक चीज देखिए कि सबसे पहले तो कितने भागों में बटी है भैया? कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। ये क्रम आपको याद रखना है कि पूर्वी भाग में कैमूर, मध्य भाग में भांडेर और पश्चिम भाग में विंध्याचल। अब यहां पर जो अब्बा तंत्र है मध्य प्रदेश के उत्तर में, वो गंगा और यमुना अब्बा तंत्र है। गंगा यमुना अब्बा तंत्र है। और यहां पर जो अब्बा तंत्र है वो कौन सा अब्बा तंत्र है? वो हमारा नर्मदा अब्बा तंत्र है। तो नर्मदा अब्बा तंत्र यहां पर है, जबकि गंगा यमुना अब्बा तंत्र मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। अब ये गंगा यमुना अब्बा तंत्र और नर्मदा अब्बा तंत्र के मध्य में कौन सी श्रृंखला आ गई? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि भैया बेस्थलीय भूखंड जो दो अब्बा तंत्रों को अलग करे, जो नदी द्रोणियों को अलग करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको जल विभाजक कहते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गंगा यमुना और नर्मदा अब्बा तंत्र के मध्य में जल विभाजक का कार्य कर रही है? हाँ सर, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि कैमूर जो भांडेर है, ये दोनों, अब विंध्याचल तो इस तरफ आ गया, कैमूर और भांडेर दोनों ही गंगा और नर्मदा अब्बा तंत्र के मध्य में जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं। और ये हमें समझ में भी आ गया। जबकि सतपुड़ा किस किस के बीच में कर रहा था? सतपुड़ा कर रहा था नर्मदा और ताप्ती के मध्य में, या नर्मदा या प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य में। तो ये आपको याद रखना है कि कैमूर और भांडेर गंगा यमुना और नर्मदा अब्बा तंत्र के मध्य में क्या करते हैं? जल विभाजक का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी। एक बार और आप देख लीजिए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। यह अवशिष्ट पर्वत है, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जो भारत में अरावली के बाद दूसरी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से लेके 610 मीटर है। यह 3 भागों में विभक्त है, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार हमने देखा क्या कहलाता है? कैमूर और भांडेर कहलाता है। और नर्मदा एवं यमुना गंगा की भी जल विभाजक का काम करती कैमूर और भांडेर श्रेणियां। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नदी घाटी है, मान के चलो नर्मदा है, तो इसका जो उठा हुआ भाग होता है दोस्तों, यही ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। और सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण में विस्तारित है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर, धूपगढ़, सिगार की चोटी, अमरकंटक? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।